नमस्कार। मैं मुकेश सर आज उपस्थित हूँ इतिहास के एक नए चैप्टर या नए टॉपिक डे स्पेशल, क्योंकि आज 19 दिसंबर है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस को लेकर के, गोवा लिबरेशन डे लेकर के आज हम देखेंगे कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, पुर्तगाली हुकूमत से आजाद नहीं हुआ। अर्थात जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय गोवा, दमन और दीव पुर्तगालियों के शासन में रहा, पुर्तगालियों का अधीन रहा, और वह 19 दिसंबर 1961 को आजाद हुआ। और गोवा अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक दिन यानी लगभग 451 वर्ष गुलामी झेली। आखिर इसके क्या कारण थे कि भारत की आजादी के साथ गोवा आजाद नहीं हुआ, पुर्तगाली यहां से नहीं गए? क्यों उसके लिए एक संघर्ष करना पड़ा? आखिर गोवा में पुर्तगाली इतने लंबे समय तक शासन कैसे किया? तो चलिए हम इतिहास के थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और उसकी देखते हैं कहानी, अर्थात गोवा और पुर्तगालियों के शासन की कहानी। आपको ज्ञात है कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। वास्को डी गामा भारत आया और समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय बने। और इसके बाद लगभग डच, डेनिश, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। लेकिन आज मेरा टॉपिक पुर्तगाली से ही है। 1498 में वास्को डी गामा आते हैं केरल के काली का तट पर, जहां जमोरिन द्वारा इनका स्वागत किया जाता है और जमोरिन द्वारा इनको कंपनी खोलने की इजाजत दी जाती है और सूरत में इनकी कोठी की स्थापना प्रारंभ होती है। लेकिन यह बात सत्य भी है कि उन्हीं के द्वारा बाद में उसको रोक दिया जाता है। तो वहां से कहानी प्रारंभ होती है। फिर जब इसके कंपनी यहां स्थापित हो जाते हैं, इनके कोठियां स्थापित हो जाती है, तो फिर 3 वायसराय आते हैं। ये जो 3 वायसराय हैं यह भारत में पुर्तगाली शासन स्थापित करता है। एक अल्मीडा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाता है और हिंद महासागर पर अपना कब्जा करता है। उसके बाद आते हैं अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और इसके बाद एक और आता है कुन्हा। यानी मुख्य रूप से हम 3 को देखेंगे, उसके बाद निरंतर आते हैं, लेकिन शासन स्थापित करने के लिए ये 3 एनफ है। इनका ब्लू वाटर पॉलिसी होता है। फिर बाद में अल्बुकर्क आते हैं। अल्बुकर्क गोवा पे पहले से जो है अहमद शाह अब्दाली का शासन रहता है, लेकिन 1510 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली जो बीजापुर का शासक है उससे गोवा छीन लेता है। अर्थात 1510 ईस्वी में गोवा पुर्तगाल के हिस्से में हो जाता है, पुर्तगाल का हो जाता है। फिर बाद में 1530 आते आते गोवा जो है यह पुर्तगालियों की राजधानी हो जाती है। अर्थात अब
पुर्तगाली पूर्ण रूप से अस्थायी और स्थापित हो जाते हैं। स्थापित होने के बाद यह गोवा जो कभी परशुराम की धरती हुआ करते थे, हिंदू बहुमूल क्षेत्र हुआ करता था और कृषि के लिए प्रसिद्ध था, उस पर अपनी संस्कृति थोपना शुरू करता और संस्कृति थोपने के क्रम में वह धर्म परिवर्तन प्रारंभ करता है। हिंदुओं के घरों से जो मूर्ति होते हैं, फोटो होते हैं, उसको निकाल करके फेंक देता है। मंदिर तोड़वा दिए जाते हैं और पुर्तगाली संविधान में संशोधन कर वहां से बिशप भेजा जाता है, यानी बिशप जो पोप के प्रतिनिधि होते हैं वे गोवा आते हैं। हिंदी स्कूल को बंद कर दिया जाता है और केवल मिशनरी स्कूल प्रारंभ किए जाते हैं और उस मिशनरी स्कूल का एकमात्र उद्देश्य होता है हिंदू और मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाना। यहां तक कि किसी बच्चे के अगर माता या पिता में से कोई एक अगर मर जाता है तो उस बच्चे को जबरन अनाथालय में डाल दिया जाता है और वहां उसको क्रिश्चियन बनाया जाता है। और तो और इस अल्बुकर्क ने एक विवाह नीति लाया। इस नीति में पुर्तगालियों को प्रेरित किया गया कि वे भारतीय महिलाओं से विवाह करें। इससे क्या होगा कि ये जो आधी आबादी है वो हमारे नियंत्रण में होगी और उससे जो औलाद पैदा होंगे वे स्वतः क्रिश्चियन होंगे। और ऐसा हुआ भी और वह आज भी उसका प्रादुर्भाव देखने को मिलता है। और इन्हीं विवाह नीति के कारण अर्थात पुर्तगाली प्लस इंडियन से जो औलाद पैदा हुए ये एंग्लो इंडियन कहलाए, क्योंकि पुर्तगाली जाते समय इनको छोड़ के चले गए। सरकार ने यानी पुर्तगाली शासन ने जिन लोगों ने क्रिश्चियन या मिशनरी को नहीं अपनाया उन लोगों को जितनी आर्थिक सुविधाएं मिलती थी, सरकार द्वारा जितनी सुविधाएं थी, सब उनके छीन लिएगा अधिकार। जो लोग परिवर्तित नहीं हो पाए वे लोग गोवा से पुणे चले गए। अर्थात आज भी पुणे में गोवा के लोग मिलते हैं और लगभग इन्होंने केवल 200 वर्ष धर्म परिवर्तन में लगाया और इसमें सफल भी रहे। पूरे गोवा में चर्च और मिशनरियों की स्थापना कराई, हिंदुओं के पहचान चिन्ह को खत्म कर दिया, इस्लामिक जो पहचान चिन्ह थे, संस्कृति थे, सबको खत्म कर दिया। और तो और जब भारत में क्रांति की लहर चल रही थी, अर्थात स्वतंत्रता की लहर चल रही थी, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, इसका असर गोवा में भी पड़ा। पुर्तगाली चाहते नहीं थे कि हम गोवा से जाएं। उनका सोच था कि भारतीयों की लड़ाई अंग्रेजों से है, हमसे नहीं है। और अपने आप को मजबूत करने के लिए यह जो गोवा
उपनिवेश था पुर्तगाल का, यह उपनिवेश हटा करके वहां के संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा बना लिया। यह बात है 1930 की। और 1930 में एक्ट आया, कॉलोनियन एक्ट, कॉलोनियन एक्ट। यह वह एक्ट था, इस एक्ट के तहत गोवा में प्रचार प्रसार, रैली, सभा, मीटिंग या सरकार का विरोध, यहां तक कि जय हिंद बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। वहां के शादी के कार्ड पे भी सेंसर लगाए गए, अर्थात और कोई शादी के उद्देश्य से कार्ड छपवाता है तो वह कार्ड पहले पुर्तगाली कार्यालय में जाएगा, वहां से कार्ड का जांच होगा, जांच होने के बाद ही वह डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कहीं उस कार्ड के माध्यम से आप सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल तो नहीं होने जा रहे हैं, इस उद्देश्य से उन्होंने उसको रोक लगा दिया। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया तो नेहरू जी ने सोचा कि पुर्तगाली आसानी से चले जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, एक पत्र व्यवहार किया कि पुर्तगाली अब गोवा को भारत के हवाले करे और यहां से जाए। तब पुर्तगाली ने इनकार कर दिया कि आपने आजादी जो पाई है वह ब्रिटिश से पाई है, न कि पुर्तगाली से, और गोवा जो है, गोवा भारत का हिस्सा नहीं है। गोवा संवैधानिक रूप से यह पुर्तगाल है, अर्थात यह पूर्वी पुर्तगाल है। वहां का जो रेडियो प्रसारण होता था उसमें प्रारंभिक शब्द होते थे, नमस्कार मैं पुर्तगाल हूं और आप सुन रहे हैं रेडियो गोवा। फिर इन्होंने पत्र व्यवहार किया, संज्ञान, उसके सहायता ज्ञापन भेजा इन्होंने। सहायता ज्ञापन में भी उन्होंने इनकार कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया। तो नेहरू जी ने अपने जो राजदूत थे उनको वापस बुला लिया। और नेहरू जी नहीं चाहते थे कि हम सैनिक ताकत का उपयोग करें, कि उसके पूर्व हैदराबाद में सैनिक ताकत के बल पर हैदराबाद को आजाद कराया गया था। अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे शांति वार्ता के से ही गोवा का हल चाहते थे। एक घटना है 1946-47 की। राम मनोहर लोहिया जो महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और अच्छे लेखक थे, वे गोवा गए थे अपने सेहत के लिहाज से। उनके मित्र ने आमंत्रित किया था कि यहाँ रहोगे तो सेहत तुम्हारा ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही वहां गए, वहां के लोगों को पता चला कि राम मनोहर लोहिया आए हुए हैं, एक स्वतंत्रता सेनानी है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका रही है, तो लोग उनसे मिलने आते हैं। तो ये एक डेट देते हैं कि मैं आता हूं, वहां आप लोग इकट्ठा रहिएगा, मैं संबोधन करूंगा। तो इनको जब संबोधन देने जाना होता है तो पुर्तगाली सरकार क्या करती है कि वहां की जितनी टैक्सी होती है सबको रोक बंद करवा देता है, उस दिन हड़तालें करवा देता है कि नहीं चलेगी। तब जाकर के राम मनोहर लोहिया एक टांगा से भीगते हुए वहां पहुंचते हैं और सभा को संबोधित करते हैं। सभा के संबोधन के उपरांत इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन नागरिक आंदोलन का डर देखते हुए राम मनोहर लोहिया को गोवा के बाहर लेकर के छोड़ दिया जाता है और वे 5 वर्षों का बैन लगा दिया जाता है कि 5 वर्ष अब गोवा में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आजादी की लड़ाई है वह थमता नहीं है और चलता ही रहता है। अंत में नेहरू को भी लगता है कि इसके लिए थोड़ी सी कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार गोवा के तट पे मछुआरे दिख जाते हैं तो उन पर गोलियां बरसा दी जाती है।
वहां के लोग आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है। यह देखते हुए नेहरू को लगता है कि नहीं, अविलंब अब गोवा को मुक्ति चाहिए। तब जाकर के 17 दिसंबर 1961 को रक्षा मंत्री केवी मेनन के साथ अपनी आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और उस आपातकालीन बैठक में सेना के तीनों प्रमुख सेनाध्यक्षों से बात करते हैं। बात कर एक ऑपरेशन या एक अभियान चलाने की योजना बनाते हैं और उस योजना का नाम होता है ऑपरेशन विजय। और इसमें जल, थल और वायु तीनों सेना शामिल होती है और प्रारंभ होता है ऑपरेशन विजय। और इसमें होता क्या है कि गोवा आप देखेंगे पूरा तटीय इलाका है, तो तट वाले इलाके से नेवी, अस्तर वाले इलाके से आर्मी और ऊपर से हवाई जहाज यानी एयरफोर्स, यानी अचानक तीनों का प्रवेश हो जाता है। तीनों के प्रवेश से गोवा चारों तरफ से, तीनों तरफ से घिर जाता है। लेकिन यह भी रहता है कि किसी नागरिक की हत्या नहीं हो, आम नागरिक उसमें नहीं मरे। और 18 से पूरा 18, 24 घंटा और 19 यानी लगभग 36 घंटा यह ऑपरेशन चलता है। और इस 36 घंटे के ऑपरेशन में ये जो सैनिक है एयरफोर्स पर से बमबारी करके उसके जो एयरपोर्ट है उसको तहस नहस कर देती है। आर्मी यहां से कुछ करती है पणजी, राजधानी पणजी के लिए, लेकिन बीच रास्ते में जो पुल होता है उस पुल को पुर्तगाली उड़ा देते हैं ताकि आर्मी वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन आर्मी भी इतनी सख्त होती है, कर्मठ होती है कि नदी पार करके, नदी तैर करके पार कर जाती है और पूरे पणजी को घेर लेता है। पूरे पणजी घिर जाने के बाद जो वहां के वायसराय होते हैं डिसिल्वा, वह समर्पण संधि पर हस्ताक्षर करता है। डे सिल्वा वहां का गवर्नर जनरल, और संधि पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो जाता है और सालाजार वहां का शासक होता है, वहां से भी घोषणा कर दी जाती है। तो 8:30 बजे यानी रात को 8:30 पर वह हस्ताक्षर होता है और हस्ताक्षर के साथ ही 19 दिसंबर 1961 को रात्रि 8:30 पर गोवा मुक्त हो जाता है। इसीलिए प्रतिवर्ष उस मुक्ति की खुशी में हम प्रत्येक 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और उस गोवा मुक्ति के साथ ही गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है, इंडियन टेरिटोरीज में शामिल कर लिया जाता है। दमन और दीव को भी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। और बाद में 30 मई 1987 को भारत का 25वें राज्य का दर्जा मिलता है इसको, और यह दर्जा 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बनता है। तो आज हमने गोवा पर पुर्तगालियों के शासन प्रारंभ से लेकर के और गोवा मुक्ति अर्थात 1510 से 1961 अर्थात 451 वर्षों का हमने संघर्ष देखा।
आज गोवा भारत का सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है, जो अपने बीच समुद्री तट, वहां की संस्कृति और वहां के सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले दिन हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।